हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो एकेडमी। गो एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। क्योंकि गो एकेडमी पर सीटेट का संपूर्ण प्रिपरेशन हो रहा है, कंप्लीट प्रिपरेशन हो रहा है ऑल सब्जेक्ट्स का, है ना। बस आप गो एकेडमी के साथ बने रहिए, है ना, और वीडियोस को देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सौ स्वर पठन गतिविधियां डैश हैं। सौ स्वर पठन किसे कहते हैं? सौ स्वर पठन यानी कि जब बच्चा कोई भी गीत को, पोएम को, है ना, नज्म को गला लगाकर, है ना, सुर और ताल में पढ़ता है तो उसे सस्वर पठन हिंदी में कहा जाता है। तो ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, लाभदायक है? पढ़ना लिखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। सही बात है। पढ़ना सीखना पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है? लाभदायक तो है। पढ़ना पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए ही लाभदायक है? अरे ये तो गलत बात है। पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, जबकि लाभदायक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा कि सस्वर पठन जो है पढ़ना लिखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है ना, बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण देनी चाहिए? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको समझ जाइए बस। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल क्लास कब देना चाहिए बच्चों को? रेमेडियल क्लास कब दी जाती है? निदानात्मक परीक्षण के बाद, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद। जब डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन बच्चों को होता है, तशख़ीसी जांच होता है, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण दी जाती है ना। रेमेडियल क्लास इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस को। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, तब देनी चाहिए उपचारात्मक शिक्षण। विद्यार्थी अधिगम में आनंद ले रहे हैं, विद्यार्थी अपनी गति से स्वयं अधिगम करना चाहते हैं, या फिर विद्यार्थी कहानी की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं और पठन का आनंद ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 को देखिए आप। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, जब बच्चे की इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज में हम गैप पाते हैं, गैप देखते हैं, है ना, तब हम रेमेडियल क्लास देते हैं बच्चों को। यानी कि जब बच्चे को जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो सीख नहीं पाया है, वो सीख नहीं पाया है, किससे पता चला? डायग्नोस्टिक टेस्ट से, है ना, निदानात्मक परीक्षण से। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण दी जाती है। ये बात बिल्कुल, निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और उपचारात्मक शिक्षण, ये दोनों शब्दों को आप समझ जाइए, याद कर लीजिए। निदानात्मक परीक्षण कब ली जाती है, किस लिए ली जाती है? बच्चों की इन्फॉर्मेशन की वीकनेस को पहचानने के लिए, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, और उसके अंदर कौन सी कमी है, कहाँ पर गैप रह गया इन्फॉर्मेशन को टीचिंग लर्निंग में, कहाँ लर्निंग प्रोसेस में कहाँ पर गैप हो गया है, उसके लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं। डायग्नोस्टिक जस्ट टेस्ट के जस्ट बाद हम उपचारात्मक शिक्षण बच्चों को देते हैं, है ना। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को, आप, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको समझ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपने संवेगों, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग करता है तो वो भाषा के डैश पर कार्य का प्रयोग कर रहा है। यानी कि जब बच्चा अपने संवेग या संवेग का प्रयोग कर रहा है, संवेग को अभिव्यक्त करने का प्रयोग कर रहा है,
या अपने इमोशंस को बताना चाह रहा है, उसके अंदर जो विचार है उसको अभिव्यक्त करना चाह रहा है, इसमें कौन सा प्रकार ये बच्चा यूज़ कर रहा है? सूचनात्मक, निर्देशात्मक, व्यंजक या विकासमूलक? सूचनात्मक यानी कि इंफॉर्मेटिव, कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है या निर्देश दे रहा है, या अर्थपूर्ण। जी हाँ, जब बच्चा अपनी विचारों को, अपने संवेगों को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा है, बताने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे में वो अर्थपूर्ण प्रकार का प्रयोग कर रहा है, यानी कि पूरा समझ कर, है ना, वो अपनी बात को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, अर्थपूर्ण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, पठन हो या लेखन हो या गणन हो। पठन को प्रभावित यानी पढ़ने को प्रभावित करने वाली विकलांगता, डिसएबिलिटी कौन सी है ना, किसे कहते हैं? लेखन वैकल्य, लेखन वैकल्य यानी कि लिखने से संबंधित है, जब बच्चा लिख नहीं पाता सही से, लिखने में उसको डिफ़िकल्टी होती है, दुश्वारी होती है, दिक्कत होती है। या पठन वैकल्य, पठन वैकल्य कहते हैं जब बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है ना, इंग्लिश में इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया, यानी कि जो डिसीज़ है वो रिलेटेड टू रीडिंग, पढ़ने से रिलेटेड है, कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। गणन यानी जब बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसकैलकुलिया या आचरण वैकल्य। तो पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम की विकलांगता कौन सी होगी? पठन से रिलेटेड है, तो पठन वैकल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये तीनों शब्द याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, यानी कि लेखन वैकल्य, जब बच्चा लिख नहीं पाता है, लिखने में वो डिसेबल है, तो लेखन वैकल्य हुआ, डिस्ग्राफिया हुआ। जब बच्चा पढ़ नहीं पाता सही से, तो उसको डिसलेक्सिया है, यानी कि पढ़ने में डिसेबल है, एबनॉर्मल है। गणन वैकल्य जब बच्चा सही से कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, इसको डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन में हमें पूछा गया पठन को प्रभावित करने वाला, यानी पढ़ने से संबंधित है, तो पठन वैकल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक अध्यापक अपनी कक्षा में श्रुत लेख यानी कि इमला डिक्टेशन का प्रयोग से अपनी विद्यार्थियों की डैश क्षमता में सुधार लाना चाहता है, यानी कि क्लास में टीचर इमला करवा रहा है, डिक्टेशन करवा रहा है, इससे बच्चे के अंदर कौन सी योग्यता या कौन सी क्षमता को बढ़ावा मिलेगा? लेखन एवं श्रवण, श्रवण एवं लेखन, पठन एवं लेखन, या श्रवण एवं पठन। देखिएगा, डिक्टेशन से नॉर्मली बच्चे में सुनने की भी एबिलिटी बढ़ती है, सुनने की भी क्षमता बढ़ता है, सुनकर समझने की क्षमता बढ़ता है, फिर उसको लिखने के भी स्किल बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। डिक्टेशन का यही ऑब्जेक्टिव, यही मकसद, यही उद्देश्य होता है कि बच्चे के अंदर सुनने की भी योग्यता बढ़े, क्षमता बढ़े, और उसकी लिखने का कौशल भी डेवलप हो, राइटिंग स्किल भी डेवलप हो। तो ये भी लगभग किसी न किसी पैटर्न में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, है ना, श्रुत लेख से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको आप समझ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्य में शब्दकोश की सहायता नहीं मिलेगी? शब्दकोश
यानी कि डिक्शनरी, लोगत की सहायता नहीं मिलेगी। उच्चारण में सुधार, उच्चारण में सुधार होता है डिक्शनरी से, जी हाँ, उसमें प्रोनाउंसिएशन दिया रहता है, तलफ़ुज़ भी दिया रहता है बहुत से डिक्शनरी लोगत में, इसका उच्चारण क्या होगा। शब्द संपदा में सुधार, शब्द संपदा में सुधार होगा, हमसे पूछा गया, नहीं होगा। शब्द संपदा में यानी स्टोरेज ऑफ वर्ड्स बढ़ेगी, वर्ड्स का ज़ख़ीरा, लफ्ज़ का ज़ख़ीरा बढ़ेगा, सही बात। वर्तनी में सुधार, तलफ़ुज़ में, है ना, स्पेलिंग में सुधार होगा, जी हाँ, वर्तनी में स्पेलिंग में भी सुधार होगा कि बच्चा वो देखकर सही स्पेलिंग याद करेगा। लिखावट में सुधार, ये किसी हद तक इन तीनों ऑप्शंस के कंपैरिजन में ये नहीं लग रहा है ना, इससे राइटिंग स्किल्स नहीं बढ़ती है ना बहुत तक। तो ऊपर की चारों और तीनों ऑप्शंस देखिए कि उच्चारण में सुधार होता है, शब्द संपदा बढ़ती है, वर्तनी में भी सुधार होता है। ये तीनों ऑप्शन सटीक हैं, शब्दकोश से सहायता मिलती है इन तीनों को डेवलप करने में, बढ़ाने में, बट लिखावट में नहीं। तो हमने पूछा है कि सहायता नहीं मिलेगी, लिखावट में सुधार में सहायता नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि शब्दकोश से इसमें सहायता नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सस्वर वाचन का गुण, सस्वर इससे पहले भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, सुर ताल के साथ पढ़ना, कि इसकी प्रमुख विशेषता, गुण, कैरेक्टरिस्टिक, खसूसियत क्या है। अस्पष्ट उच्चारण, है ना, जो अस्पष्ट उच्चारण ना हो, क्षिप्रता यानी कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ना, क्विकनेस, उचित ध्वनि निर्गन, उचित आवाज निकालना, अस्वाभाविकता। सस्वर पठन में क्या होता है, जब बच्चा सस्वर पठन करता है तो उसमें सही तलफ़ुज़, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता है, पढ़ने की प्रयास करता है, तो इसका प्रमुख विशेषता और गुण यही होगा, उचित ध्वनि निर्गन, बेहतर आवाज़ निकालता है, बेहतर आवाज़ में पढ़ता है बच्चा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, किसके लिए, आनंद के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, है ना, पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य है कि वे संलग्न है। किस चीज़ में संलग्न है, सरसरी पठन में, ऐसे ही पेज पलट रहे हैं खाली, गहनता के साथ अध्ययन, बहुत ज़्यादा डेप्थ स्टडी कर रहा है, विस्तार से पठन, ब्रॉड लर्निंग है, ब्रॉड रीडिंग है, या बारीकी से पठन। देखिए, जब बच्चा आनंद के लिए पढ़ रहा है ना, मज़ा के लिए, तो पढ़ते जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी के ऊपर जब आप गौर करेंगे, विस्तार से पठन, तो लगेगा कि इसमें काफ़ी आनंद होता है ना, आनंद मिलता है। जब बच्चा आनंद ले रहे हैं पढ़ाई में तो वो पढ़ते जाएंगे। मान लो कोई नॉवेल पढ़ रहा है, कोई अफसाना पढ़ रहा है बच्चा, अगर उसे आनंद आ रहा है तो वो पढ़ते जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। देखिए, पेडागोजिकल क्वेश्चन में आपको सटीक आंसर लेना, आपको कंफ्यूज करेगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको सही आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते हैं, यानी कि भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण दोनों से क्या होता है, कहाँ पर देखे जाते हैं। एकल भाषी बच्चों में, वो बच्चे जो सिर्फ एक भाषा बोलते हैं। द्विभाषी बच्चे में, वो बच्चा जो दो भाषा बोलता है या बोल सकता है। पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में या गणनग्रस्त बच्चों में, क्या होगा ऑप्शन, देखिएगा। भाषा संकेत परिवर्तन, सिंबॉलिक लैंग्वेज है ना, और
भाषा संकेत मिश्रण, दोनों का मिश्रण कब होगा? जब बच्चा दो भाषा जानेगा। इसमें देखे जाते हैं जब बच्चा दो भाषा जानते हैं तो एक दूसरे को इंटरप्रेट करता है और समझने का प्रयास करता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लिंक करके। ठीक है, तो द्विभाषी बच्चे में, है ना, इस चीज़ का संकेत मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि आप शब्दों के समानार्थी और विपरीतार्थी को जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? है ना, बच्चे को समान अर्थ वाले शब्द और विपरीत अर्थ वाले शब्द जानना चाहते हैं, है ना, तो किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेगी शब्दकोश की, डिक्शनरी की, चलिए किसी हद तक ठीक है, संकलन की, या शब्द समूह का सूची कोश, उच्चारण निर्देशिका। उच्चारण निर्देशिका यानी कि जिसमें सिर्फ उच्चारण दिया हो, प्रोनाउंसिएशन दिया हो, है ना, तलफ़ुज़ दिया हो। ऑप्शन नंबर सी पे देखिएगा, जब आप गौर करेंगे कि शब्द समूह का सूची कोश यानी कि ऐसे शब्दों का समूह जिसमें सिर्फ विपरीत अर्थ या समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हों, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। एक सूची दी हुई, इस शब्द का विपरीत यह होगा, इस शब्द का समान अर्थ शब्द यह होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी का बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक अपने विद्यार्थी को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहते हैं? यानी कि टीचर बच्चे को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग देता है और उसे सुनने के लिए कहता है, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? देखिएगा, ऑप्शन को पे गौर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो बेहतर लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ज़रूर। ऑप्शंस को देखिए, अवबोधन कार्य, मुख्य अंश सुनने के लिए श्रवण यंत्र, भाव अर्थ जानने हेतु श्रवण कार्य, सरसरी तौर से श्रवण कार्य। देखिएगा, क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग बच्चे को दे दिया गया है, इससे क्या होगा? बच्चा सुन रहा है। ऑप्शन नंबर सी पे देखिए, भाव अर्थ जानने हेतु श्रवण कार्य, यानी कि बच्चा सुन रहा है और वो अर्थ समझने का प्रयास कर रहा है, जो उसमें कहा जा रहा है उसको इंटरप्रेट अपने दिमाग में करने का प्रयास कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि किसी भी ऑडियो को सुनकर उसके अर्थ को समझने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से गुजरती। मानक बोली यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज, कोई भी भाषा है उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज पाने के लिए कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ेगा? चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण, चयन, स्वीकृति, संहिताकरण या फिर उद्देश्य का निर्धारण, चयन, उद्देश्य का निर्धारण, संहिताकरण और स्वीकृति, चयन, स्वीकृति, संहिताकरण और उद्देश्य का निर्धारण। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, कोई भी बोली भाषा कब बनती है? जब वो कोई भी एक ख़ास इलाके में एक स्टैंडर्ड मेयार पोजीशन अचीव करने लगता है और उसकी लिखित वो लिखने में भी आता है ना, उसकी एक लिपि होती है, तो वो भाषा बन जाता है। देखिए, सबसे पहले चयन होगा, फिर वो लिखावट में आएगा। वो बोली किस में आएगी? लिखावट में। फिर उसका उद्देश्य का निर्धारण होगा। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। कोई भी बोली
मानक बोली तभी बनेगी जब वो बोली इन प्रोसीजर से गुजरेगी, है ना। ये सारे प्रोसीजर उसको फॉलो करने पड़ेंगे। चयन होगा, फिर लिखावट संहिताकरण, लिखावट में वो आएगी, फिर उद्देश्य का निर्धारण होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग यानी कि निचले वर्ग से हों तथा एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग का होना चाहिए, ऊपर क्लास का होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठ की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किससे, है ना, किसके सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि जो ग्रुप बनाई जाए उस ग्रुप में 4 बच्चे जो निचली क्लास का हो और उसमें एक बच्चा ऐसे शामिल किया जाए, इंक्लूड किया जाए जो ऊपर क्लास का हो, है ना। उस मान लिए कि कोई अब ग्रुप बना रहे हैं क्लास 8 का, 4 बच्चे क्लास 8 से ले लिए, तो उसमें एक बच्चे क्लास 9 या 10th का भी ऐड किया जाए जो क्लास 8 की ज़रूरत पड़ने पर सहायता कर सके। ये पैटर्न, ये प्रोसीजर, ये रूल हम फॉलो कर रहे हैं। तो किस किस सिद्धांत से ये रिलेटेड होगा? जीन पियाजे का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया। वाई गोट्स्की का सिद्धांत, जी हाँ, वाई गोट्स्की का सिद्धांत। देखिए गौर कीजिएगा क्वेश्चंस पे, यानी कि सपोर्ट की बात कर रहा है ये, है ना। ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट, और ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट की बात कौन करता है? वाई गोट्स्की करता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चे को जब सीख रहा होता है, जब उसको सीखने में फंस जाता है कहीं पर, तो उसको सपोर्ट देना। यही चीज़ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट करना। तो वाई गोट्स्की के सिद्धांत से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास में किसी विद्यार्थी ने बदमाशी कर दिया, तो आपको क्या करना चाहिए? सिंपली क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है। ऑप्शंस को देखते हैं। पूरी कक्षा के सामने उसको डांटेंगे। आज के शिक्षण विधि में आप बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, है ना। उससे बात करेंगे, चलिए ठीक है। उससे सभी के सामने बात करेंगे, यानी कि क्लासरूम में ही बात करेंगे। उससे उसे कुछ नहीं कहेंगे, उससे अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे, यानी कि उसको छोड़ देंगे और हम ये उम्मीद या आशा करेंगे कि वो अपने आप ही सुधर जाए। तो कौन सी बात आपको सही लग रही है? ऑप्शन नंबर सी को देखिए, उससे सभी के सामने बात करेंगे, यानी कि जब बच्चा मिस्टेक किया, गलती की, दुर्व्यवहार किया, तो वहाँ पर उससे वार्तालाप करेंगे, उसे समझाने की प्रयास करेंगे, उसे छोड़ नहीं देंगे, उसे डांट भी नहीं सकते, तो उससे समझाने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये सब अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन होता है, आपको सिचुएशन दिया हुआ है ना। देखिएगा, ये एक चीज़ आप ख्याल रखिएगा कि आप बच्चों को डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, है ना। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इन बातों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में जुड़ी हुई है। अर्थ विज्ञान, उपयोगिता विज्ञान, आकृति विज्ञान या स्वर विज्ञान? देखिएगा, अर्थ विज्ञान यानी कि शब्द की मीनिंग को समझना,
उपयोगिता विज्ञान के शब्द को अलग अलग जगहों में इस्तेमाल करना, उपयोग करना, यूज़ करना। अब सेंटेंस बना रहे हैं, कौन सा शब्द किस सेंटेंस में किस जगह आया, इस चीज़ का विज्ञान। क्वेश्चन में कह संदर्भ में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी उसी चीज़ की बात कर रहा है कि उपयोगिता विज्ञान से बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होगी, है ना, उसका कॉन्सेप्चुअल पावर बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक और करेक्ट आंसर होगा। मैंने पहले भी कहा है कि सीडीपी के पेडागोजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको पूरा सटीक आंसर देना है। क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे, है ना, आपको संदेह होगा कि ये होगा कि होगा, लेकिन आपको जो ज़्यादा बेहतर लगे वो उसको आपको चूज करना है, ठीक है। वाइगोट्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची सोने के कार्य के अनुशासित करते, सॉरी, बच्चा या बच्ची अपने कार्य को अनुशासित करते, यहाँ पे क्या है, अपने कार्य को अनुशासित करता है, लेकिन वह भाषा किसी दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे। देखिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं सेल्फ रेगुलेट की बात कर रहा है। जब बच्चा सेल्फ रेगुलेट करता है, अपने आप को रेगुलेशन में रखता है, रेगुलेट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, वाइगोट्स्की के अनुसार। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में। अगर आपने हिंदी पेडागोजी या सीडीपी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यही क्वेश्चंस दूसरे तरीके से पूछे जाएंगे, बस आप समझ लीजिए। प्राइवेट स्पीच से क्या होता है, बच्चा अपने आप को रेगुलेट करता है। क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो निजी भाषावाद यही है, निजी भाषावाद से बच्चा अपने आप को रेगुलेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, बहुभाषावाद मल्टीलिंगुअल क्या होता है, इससे शिक्षा में क्या फ़ायदा होता है। शिक्षण अधिगम के नियम, शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना या शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषा सिखाना, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, है ना, या नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृत की मातृभाषा सीखने की सक्षम बनाना। बहुभाषा से क्या होता है, बहुभाषावाद से बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में वही कह रहा है कि शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषा सिखाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही और सटीक आंसर होगा कि बहुभाषावाद एक ऐसा संसाधन जिससे बच्चों को अधिक से अधिक भाषा सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। ये आज का सेशन था, बहुत इम्पोर्टेंट, जो आपने सुना, और इसको समझने का एक्सरसाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन समझिएगा, पेडागोजिकल क्वेश्चंस को समझिएगा, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।